अंग्रेजों से लंबे संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली। नए भारत की आधारशिला रखने वाले राष्ट्र के नीति निर्धारकों ने एक ऐसे संविधान की कल्पना की जो देश की विविधता को एकता में साकार कर सके, और इस काम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में बखूबी अंजाम दिया गया। भारतीय संविधान के मुताबिक देश के आखिरी छोर पर मौजूद नागरिक को भी न्याय का पूरा अधिकार है। देश के अंदर कितना भी शक्तिशाली शख्स किसी भी आम भारतीय से नाइंसाफी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करने की हिमाकत की जाती है तो उसके सामने हिमालय से चट्टान बनकर खड़ी है भारत की न्यायपालिका। भारत के इतिहास में कई ऐसे न्यायाधीश हुए जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च मानकर उसका निर्वहन किया। तो वहीं वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने अपने फैसले और निजी जीवन से पूरे राष्ट्र को इंसाफ की डगर दिखाई। महाराष्ट्र के अमरावती में झुग्गी बस्ती वाले इलाके में जन्मे देश के चीफ जस्टिस तक बनने तक का सफर उन्होंने तय किया। B.R. गवई का जीवन 140 करोड़ भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। B.R. गवई ने कई ऐसी ऐतिहासिक फैसलों से न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को और मजबूत किया। जरूरत पड़ने पर CJI गवई देश के हजारों न्यायाधीशों को आईना दिखाने से भी परहेज नहीं करते। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत B.R. गवई वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी इंसाफ की एक मजबूत आधारशिला रख रहे हैं। झुग्गी से CJI तक का सफर कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत के 52वें चीफ जस्टिस B.R. गवई न्याय की मिसाल। असाधारण फैसलों से रचा इतिहास। जीवन और विचारों में साझ। न्याय की राह में अमिट छाप छोड़। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक 140 करोड़ आबादी वाले भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को आदर्श मानते हुए दुनिया के कई देशों ने भारतीय संविधान के कई हिस्सों को अपनी जमीन पर लागू किया। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये भारतीय लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। विधायिका देश चलाने के लिए कानून बनाती है। कार्यपालिका उन नियमों पर अमल करते हुए देश चलाती है। और अगर इस बीच कोई भी संविधान के खिलाफ जाकर किसी का शोषण करता है तो न्यायपालिका उसे दंडित करती है। इसके लिए जिला स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की व्यवस्था की गई है। देश के इतिहास में कई न्यायाधीशों ने बेहद पेचीदा हालात में असाधारण न्याय का आदेश सुनाकर कई बार सत्यमेव जयते को पूर्ण रूप से साकार किया। इसी कड़ी में सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई इंसाफ के जीते जागते देवता कहे जा सकते हैं। मैं भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ है, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूं, महाराष्ट्र के अमरावती की झुग्गी में जन्म लेकर B.R. गवई का CJI बनने तक का सफर करोड़ों देशवासियों के लिए
प्रेरणा की मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेकर जस्टिस गवई ने अपने फैसलों से इंसाफ को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। मैं भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सीजेआई गवई के विचारों और फैसलों में जहां देश के सबसे पिछड़े नागरिकों की फिक्र नजर आती है, तो वहीं खुद को लोगों या सिस्टम से बड़ा समझने की गलतफहमी पालने वालों को आईना दिखा दिया जाता है। सीजेआई गवई के जीवन और विचारों की सादगी ने उन्हें हर भारतीय के दिल में खास जगह पहुंचा दिया है। बतौर मुख्य न्यायाधीश सीजेआई गवई ने ऐसे कई फैसले दिए हैं कि गांव कस्बों के चौराहों पर लोगों की गपशप के बीच जिनकी खुले दिल से सराहना की गई। मैंने बहुत लिमिटेड जजेस या चीफ जस्टिस देखे हैं मेरे करीबन 51 इयर्स सुप्रीम कोर्ट की कैरियर के अंदर, जो प्राय सब लॉ के अंदर परफेक्शन रखते हों। जो गवई साहब हैं, क्रिमिनल लॉ में इनकी अच्छी पकड़ है। एनवायरनमेंट लॉ के अभी दो एक बहुत अच्छे इनके फैसले आए, और शुरू से जो सुप्रीम कोर्ट में ग्रीन बेंच कही जाती है वो गवई साहब ही प्रिसाइड कर रहे हैं। और तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्रिमिनल लॉ कह लीजिए, एनवायरनमेंट लॉ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ लीजिए, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग जो मीडिया के लोग हैं आपको मालूम नहीं। हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सांस लेते हैं, उनको मालूम है। अभी कोई इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑर्डर को लेके कुछ आपस के अंदर मतभेद हुए थे। किस प्रकार कैसे स्मूथली किसी के कानों कान खबर नहीं हो और गवई साहब ने उसको सुलझाया या समटवाया, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है चीफ जस्टिस गवई की। चंद रोज पहले देश में बहस चली थी कि लोकतंत्र का कौन सा अंग सर्वोच्च है, कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने दावा किया कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन इसका एकदम सही उत्तर भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने दिया। देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने अपने गृहनगर अमरावती में बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित एक सम्मान समारोह में बोलते हुए कहा कि कई लोग कहते हैं और मानते हैं कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन मेरे हिसाब से भारत का संविधान सर्वोच्च है। लोकतंत्र के तीनों अंग संविधान के अंतर्गत काम करते हैं। ये बहुत सिंपल है गोपाल। तीनों जो संस्थाएं हैं उसमें सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सुप्रीम नाम के कारण नहीं है। पार्लियामेंट या कोई भी असेंबली कानून पास कर सकती है, किंतु कानून सही है या गलत कौन निर्धारित करेगा? एक ही संस्था है जो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा फंडामेंटल राइट, या हमारा पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसका गार्जियन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। अर्थात पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 रेड विथ आर्टिकल 32 स्पेशल, और लगभग आप देख रहे हैं चीफ जस्टिस भगवती के टाइम से, अर्थात 1982-83 से लगातार सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस कृष्णा है गवई साहब भी ये कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, आप एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, किंतु अंतिम निर्णय अर्थात कानून सही है या गलत है, यह निर्णय सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को लेने का हक है। इसी मौके पर देश के चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि
सरकार के खिलाफ आदेश पारित करने मात्र से कोई न्यायाधीश स्वतंत्र नहीं हो जाता। इसके साथ सीजेआई गवई ने न्यायाधीशों का आह्वान करते हुए कहा कि जजों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है कि हम नागरिकों के अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के संरक्षक हैं। हमारे पास केवल शक्ति नहीं है बल्कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के मुताबिक न्यायाधीश को इस बात से निर्देशित नहीं होना चाहिए कि लोग उनके निर्णय के बारे में क्या कहेंगे, क्या महसूस करेंगे, बल्कि जजों को स्वतंत्र रूप से सोचना होगा कि लोग क्या कहेंगे। यह न्यायाधीशों की निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। मुख्य न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि उन्होंने हमेशा अपने फैसलों और काम को बोलने दिया और हमेशा संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ खड़े रहे। सीजेआई गवई ने बेहद अहम निर्देश देते हुए कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार तो है, लेकिन संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। जब संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने की बात आती है, कानून की व्याख्या करने की बात आती है और संविधान सर्वोच्च है, इस बात को अपने रूलिंग्स के माध्यम से कहने की बात आती है, तो मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस गवई का जो कार्यकाल है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस गवई की जो जजमेंट्स हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस गवई के जो दिए गए निर्णय हैं, वो एक मील के पत्थर हैं। देखिए, किसी भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बड़ी ब्रेवली ये बात कही थी कि सरकार के खिलाफ आदेश पारित करने मात्र से कोई न्यायाधीश स्वतंत्र नहीं होता। उन्होंने कहा कि ऑनरेबल जजेस को हमेशा याद रखना चाहिए कि उनका कर्तव्य है कि नागरिकों के अधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा हो सके, और ये उनके पास ये शक्ति के साथ उन्होंने कहा जिम्मेदारियां भी। मैं समझता हूँ कि अमरावती से निकल करके देश के चीफ जस्टिस तक का जो सफ़र है वो, और उसके दौरान जो जिनके निर्णय हैं वो मील के पत्थर हैं, खास तौर से जब आम जन के, व्यक्ति के, भारतीय के मूल्यों की, उसके न्याय की रक्षा करने की बात आती है और न्याय देने की बात आती है। अपने गृहनगर अमरावती में बचपन को याद करते हुए सीजेआई गवई भावुक हो गए। मुख्य न्यायाधीश ने भावुक होकर अपने बचपन के दिनों की यादें साझा की। उन्होंने कहा कि मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था, लेकिन मेरे पिता चाहते थे कि मैं वकील बनूं, क्योंकि वो खुद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण वकील नहीं बन पाए थे। आपको बता दें कि बीआर गवई भारत के पहले बौद्ध सीजेआई हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बेहद प्रेरित हैं। सीजेआई के मुताबिक अमरावती के आम घर में जन्म लेने से लेकर उनके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने का श्रेय भी बाबा साहेब आम्बेडकर को ही जाता है। दहू और आजादी के बाद देश में दलित समुदाय से हैं और दूसरे सीजेआई हैं। जस्टिस बीआर गवई के पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई ने डॉक्टर बीआर अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। संविधान को सर्वोच्च बताने वाले जस्टिस गवई ने कई बार बताया है कि सकारात्मक सोच ने कैसे उनकी पहचान को आकार दिया। 2024 में उन्होंने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, ये पूरी तरह से डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों का परिणाम है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो एक झुग्गी के नगर पालिका के स्कूल से पढ़कर सीजेआई के पद तक पहुंच सका। इसके बाद जस्टिस गवई ने अपने भाषण को जय भीम के नारे के साथ खत्म किया था। अपेक्षा करूं की आपली सजा घेतो। धन्यवाद। जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। वो 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। उनके पिता रामकृष्ण सूर्यभान गवई महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं में से एक थे और वो 1964 से लेकर 1994 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। उनके पिता विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता के पद पर भी चुने गए थे। जस्टिस बीआर गवई को बचपन में लोग भूषण कहकर पुकारते थे।
और पिता के राजनीति में होने के कारण उन्हें राजनीतिक गतिविधियों के लिए अक्सर घर से बाहर रहना पड़ता था। ऐसे में उनका पालन पोषण मां कमला ताई की देखरेख में ही हुआ। इतना ही नहीं, जस्टिस गवई बचपन में घर के कामकाज में अपनी मां की मदद भी किया करते थे। उनके अंदर समाज सेवा का हुनर बचपन से ही था। जस्टिस गवई का बचपन अमरावती की एक झुग्गी बस्ती फ्रेजरपुरा में ही बीता और वहीं के नगर पालिका के स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। मराठी माध्यम के स्कूल में जमीन पर बैठकर उन्होंने कक्षा 7 तक की पढ़ाई की। इसके आगे की पढ़ाई उन्होंने मुंबई, नागपुर और अमरावती से की। जस्टिस गवई को उनके इंसाफ के लिए जाना जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद और उससे पहले उनके द्वारा लिए गए फैसलों ने न्याय के ऊंचे मानदंड स्थापित किए। इसमें कई हाई प्रोफाइल राजनीतिक मामले भी शामिल हैं। न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े मामले शामिल हैं। इस केस में जस्टिस गवई के नेतृत्व वाली पीठ ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए और धन शोधन निवारण अधिनियम जैसे कानूनों में मनमानी गिरफ्तारी पर फैसले सुने। जस्टिस गवई उस पीठ के प्रमुख थे जिसने नवंबर 2024 में यह माना कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। देखिए गोपाल, जो चीफ जस्टिस भूषण गवई हैं, सभी को मालूम है कि ये नागपुर से हैं और बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं। कोई इनके अंदर, जिसको हम लोग ईगो कहते हैं इंग्लिश में, ईगो शब्द का बहुत दूर तक इनका कोई संपर्क नहीं रहा है। 3-4 चीजों का मैं जरूर जिक्र करूंगा। जैसे एक बुलडोजर न्याय को लेकर आप लोगों ने अच्छा कवर किया था कि यूपी के अंदर या और भी देश के बाकी प्रांतों में भी बुलडोजर किसी कारण से किसी क्रिमिनल या किसी एक व्यक्तिगत ग्रुप के अगेंस्ट पे चलाए जाते थे। जस्टिस केपी विश्वनाथन के साथ जब ये डिविजनल बेंच में बैठे थे, लंबी हियरिंग की और इन्होंने एक रूपरेखा या गाइडलाइन रखी कि किस किस परिस्थिति में बुलडोजर द्वारा न्याय तर्कसंगत माना जा सकता है और इन्होंने पूरी गाइडलाइंस दी। इन्होंने वो गाइडलाइन बहुत इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि इन्होंने जो सरकारी भूमि है जिस पर अनऑथराइज कब्जा लोग करके बैठे हैं उसके बारे में बोला। इसका अर्थ ये था कि सरकार की भूमि के ऊपर आप कब्जा लेकर निरंतर काल के लिए नहीं बैठ सकते और दूसरी तरफ उन लोगों को भी प्रोटेक्शन दिया जिन लोगों के ऊपर ये बुलडोजर द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा था। जहाँ ये बहुआत्मी और प्रतिभा के धनी हैं, वहीं ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ऐसे ऐसे जजमेंट दिए जो जनता के लिए हमेशा ही वो याद किया जाएगा। चाहे बुलडोजर को लेकर के हो, जहाँ भारत देश में बहुत लेवल पर एक गरीब तबका, एक किसी जाति संप्रदाय से विशेष से जुड़े व्यक्तियों पर ऐसा आरोप लग रहा था कि वह बहुत अपने आप को अछूता समाज से दूर हो रहा है, जस्टिस से, न्याय से दूर हो रहा है। उन्होंने ऐसा लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसके बाद से सरकारें भी हिल गईं और उसके बाद से सरकारों को एक गाइडलाइन भी मिल गई कि इसी लाइन के आधार पर ही आप कोई भी प्रक्रिया करेंगे और उस प्रक्रिया यदि वह पूर्ण नहीं है तो वह गैर संवैधानिक और अमान्य मानी जाएगी। जस्टिस गवई 7 जजों के उस संविधान पीठ में भी शामिल थे जिसने अनुसूचित जातियों को आरक्षण में आरक्षण देने की वकालत की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के एक मामले में सजा को स्थगित करने वाले बेंच में भी जस्टिस गवई शामिल थे। राहुल गांधी जी का एक मैटर आया था जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने उस मैटर को डिफेमेशंस का केस था और उसको वहाँ से खारिज किया गया। तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था, हम लोग उसमें अपीयर भी हुए थे उस मैटर में।
उन्होंने बोला कि देखिए हम तो हमारे घर के लोग राजनीति से जुड़े हैं और उस समय पर जो अपोजिट काउंसिल थे उनको अवसर भी दिया गया था। हम लोगों को हंसी भी आ रही थी कि ऑनरेबल कोर्ट ने ओपन तरीके से बोला कि यदि इस मैटर को आपको कहीं कुछ डाउट हो तो आप दूसरी बेंच में भी जा सकते हैं। सारे लोगों ने बोला और ऑनरेबल ने एक फ्री और फेयर तरीके से किसी बिना पार्टी से जुड़े हुए एक नैतिक मूल्यों के आधार पर एक निचले लेवल से ऊपरी लेवल के लिए जजों को क्या सोचना चाहिए, उसी लैंडमार्क जजमेंट के साथ में उन्होंने यह भी कह दिया कि निचली अदालतों को भी यह सोचने की आवश्यकता नहीं होती है कि उनके बारे में कौन क्या सोचेगा। वहीं टीएन गोदावर्मन मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई बीआर गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इंसान द्वारा खींची जाने वाली रिक्शा कोई पसंद से नहीं चलाता, ये अमानवीय प्रथा है। हैंड रिक्शा खींचने वाले व्यक्ति ऐसा अपनी पसंद से नहीं बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं। सीजीआई ने कहा कि भारत जैसे देश में मानव गरिमा की मूल अवधारणा को प्रभावित करने वाली ऐसे अमानवीय प्रथा को अनुचित देना सामाजिक और आर्थिक न्याय का संवैधानिक वादे को कम करता है। सीजीआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सीजीआई ने इस दौरान आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले के 45 साल बाद भी माथेरान शहर में एक इंसान की तरफ से दूसरे इंसान को खींचने की अमानवीय प्रथा अभी भी चल रही। सीजीआई ने देश और समाज को झकझोरते हुए सवाल उठाया कि अब हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा कि क्या हम सामाजिक और आर्थिक समानता के संवैधानिक वादे के प्रति सजग हैं? दुर्भावना से इसका जवाब नकारात्मक हो। हाल ही में सीजेआई बीआर गवई ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि महाराष्ट्र के हिल स्टेशन माथेरान में जिस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान को रिक्शा पर बैठाकर खींचता है यह अमान्य है। आजादी के इतने सालों बाद भी अगर इस तरीके के अमान्य कार्य चल रहा है तो यह संविधान की गरिमा के खिलाफ है और इस पर तुरंत रोक लगाने का उन्होंने आदेश दिया है। आपको बता दें, माथेरान एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां मोटर वाहन प्रतिबंधित है और यही वजह है कि वहां हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शों का चलन लंबे समय से जारी है। ये जो रिक्शे चालक हैं, आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में माथेरान बोलकर हिल स्टेशन है, वहाँ क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट ने करीबन 30-35 साल पहले ऑर्डर पास किया था, मैं उसी वक्त कोर्ट में भी था, कि भाई माथेरान एक ऐसी हिल स्टेशन है जिस पर गाड़ियां नहीं जा सकती। तो वहाँ कुछ लोगों ने ये जो हाथ से रिक्शे पुल करते हैं, वहाँ कलकत्ते में और वहाँ ये दो ही स्थान है इंडिया के अंदर जहाँ ये प्रारंभ हुआ और गवई साहब ने तुरंत आदेश दिया कि ये हमारे लिए एक शर्मनाक परिस्थिति है कि एक आदमी दूसरा आदमी जो रिक्शे में बैठा है उसको खींच रहा है। ये क्या सिग्नल हम देते हैं आज के भारत के बारे में, जो एक डेमोक्रेटिक राज्य है और जिसका इतना प्रतिष्ठित सम्मानित स्तर है। इसका समाधान बताते हुए सीजीआई गवई ने कहा कि राज्य को हाथ से चलने वाले रिक्शा चालकों के पुनर्वास के लिए एक योजना बनानी चाहिए ताकि वो अपनी आजीविका से वंचित ना रह सके। मुख्य न्यायाधीश ने इस मौके पर गुजरात के केवड़िया में लागू ई रिक्शा मॉडल का हवाला दिया, जहां आदिवासी महिलाएं प्रतिदिन ई रिक्शा किराए पर लेकर चलाती। सीजीआई गवई सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्य निभाने के अलावा एक ऐसा जीवन भी जीते हैं जिसे देखकर भटके हुए लोग भी खुद ब खुद प्रेरित हो जाते हैं। फिर चाहे असभ्य आचरण करने वाले जज हों या रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश देखने वाले युवा वकील, साथ ही संविधान से हटकर काम करने की मंशा रखने वाले राजनेता, भारत के चीफ जस्टिस हर तरह के लोगों को सही रास्ते पर लाने का तरीका बखूबी जानते हैं। सीजीआई गवई अदालत में अपने फैसलों और विचारों से राष्ट्र में ऐसा उदाहरण पेश कर रहे हैं जो पूरे देश के लोगों में न्यायपालिका के प्रति सम्मान को और गहरा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
आई मस्ट वेरी फ्रेंकली टेल यू, आई वेलकम दिस। ये बहुत अच्छा स्टेप है। जैसा मैं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट था। आप 1974 से लगभग 15-20 साल के पहले तक देखें, कोई भी जो डेजिग्नेटेड सीनियर है उसको मेंस्ट्रिंग अलाउ नहीं होती थी। किंतु पिछले 8-10 साल के अंदर ये जो नियम था, इसके अंदर बहुत बड़ी त्रुटि आई, नियम बदल गए। नियम खासकर जो हमारे बड़े बड़े नाम हैं, कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक सिंह भी हैं, बाकी भी हरीश वगैरह हैं, इन लोगों ने अपना अपना नाम के आधार के ऊपर ऑर्डर लेने की कोशिश की या मेंशन करने की कोशिश की, और गवई साहब ने इसको रोका। जैसा कि आपने देखा है, परसों सोमवार 11 तारीख से अब किसी भी डिजिग्नेटेड सीनियर को परमिशन नहीं होगा कि वो चीफ जस्टिस कोर्ट में 10:30 बजे खड़े होकर और कोई केस को लगाने के लिए विशेष रूप से सही है कि कोई व्यक्ति इतने हाई स्टैंडर्ड की जिंदगी चाहे, लेकिन उसके लिए खुद को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी ना करे। अपने हर फैसले से न्याय की राह में एक नजीर बनाने की वजह से देश में सीजेआई गवई को इंसाफ का देवता कहा जाता है। हैदराबाद की नालासार लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए सीजेआई गवई ने हाल ही में कहा कि भारतीय न्याय प्रणाली आज भी चुनौतियों से जूझ रही है और इसमें बड़े पैमाने पर सुधार की सख्त जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश गवई ने छात्रों को सलाह दी कि वो विदेश में स्कॉलरशिप के जरिए उच्च शिक्षा प्राप्त करें ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। सीजेआई गवई ने इस मौके पर कहा कि हमारा देश और न्यायिक व्यवस्था दोनों ही गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मुकदमों में देरी कभी कभी दशकों तक चलती है। हमने ऐसे भी मामले देखे हैं जहां कोई व्यक्ति सालों तक जेल में रहने के बाद बेकसूर साबित हुआ। हमारे बेस्ट टैलेंट्स इन समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं। इस दौरान सीजेआई गवई ने कानूनी पेशे से जुड़ी मानसिक चुनौतियों, अकेलेपन और संरचनात्मक असमानताओं को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, यह पेशा अक्सर अकेलापन और भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है। काम के घंटे लंबे होते हैं, उम्मीदें बहुत होती हैं। आप केवल सफल होने का नहीं बल्कि सफल दिखने का भी दबाव महसूस करते हैं। कई लोग अपनी परेशानियां छुपाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ऐसा ना करें।
आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि सरकारें न्यायपालिका का जगह नहीं ले सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने में न्यायपालिका की अहम भूमिका रही है। यह बातें उन्होंने तब कही जब पिछले 75 सालों में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर चर्चा हो रही थी। जस्टिस गवई की अगुवाई वाली बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की उस टिप्पणी पर भी रोक लगा दी थी जिसमें कहा गया था कि एक महिला का ब्रेस्ट पकड़ना और उसके पैजामे की डोरी खींचना बलात्कार का प्रयास नहीं है। बेंच ने इस टिप्पणी को असंवेदनशील और अमानवीय बताया था। एक ही हम लोगों को कमी नजर आती है, गवई साहब कुल 6 महीने के लिए आए हैं। आपको मालूम है मई में आए, नवंबर तक इनका पीरियड है और सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस प्रेसिडेंट रहा है कि 65 साल की उम्र में रिटायर होना पड़ता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि भूषण गवई जैसे चीफ जस्टिस कम से कम हमें यदि 2-3 साल के लिए मिलते तो सुप्रीम कोर्ट बार जो सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेंट आते हैं वो बहुत खुश होते हैं। इनका जो अप्रोच है, इनकी जो समझ है, उसको देख सीजेआई बी.आर. गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। उससे पहले एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि कार्यपालिका कभी न्यायपालिका का जगह नहीं ले सकती और सरकारें कभी जज और जूरी नहीं बन सकती। इससे समझा जा सकता है कि सीजेआई बी.आर. गवई की सोच कितनी ऊंची है। अब बचे हुए कार्यकाल में सीजेआई बी.आर. गवई कौन से ऐसे मामलों में फैसला देते हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। अतीत में भारत ने ऐसे कई न्यायाधीश देखे हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी पद और प्रतिष्ठा के मोह में बंधे नजर आए, लेकिन भारत के मौजूदा चीफ जस्टिस बी.आर. गवई अपने फैसलों और जीवन में ऐसे तमाम लोगों के सामने न्याय और अनुकरण का ऊंचा शिखर खड़ा कर रहे हैं। पद पर रहते बी.आर. गवई ने ऐतिहासिक फैसलों से लोगों का विश्वास न्यायपालिका में और मजबूत किया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कोई भी सरकारी पद लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। सीजेआई गवई के कई आदेश देश के वर्तमान और भविष्य को बेहतर आकार भी दे रहे हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई का जीवन उन करोड़ों युवाओं के लिए एक असाधारण उदाहरण है जो कम सुविधाओं वाली जगहों पर बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके सपने आसमान छूने के हैं। बगैर गलत रास्ते पर चले नौजवान सीजेआई गवई से सीखकर बड़ी से बड़ी कामयाबी अर्जित कर सकते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।